Hello everyone, welcome back. Today we are going to deal with a new topic which is water pollution. ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन. तो ये जो वाटर पोल्यूशन है इसमें सबसे पहले हमें तो ये जानना है कि व्हाट इज़ मीन बाय पोल्यूशन. तो पोल्यूशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. हमें पता है कि आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्री की डे बाय डे. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अर्थ के जितने भी लाइक पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि जो उसका इनर पार्ट है, ठीक है, जो आउटर पार्ट है अर्थ का जिसे हम अर्थ सरफेस कहते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक पार्ट है, ठीक है, तो उन सब पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इफ़ेक्ट हो रहा है. और ये जो सारा इफ़ेक्ट हो रहा है दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, तो ये सारा का सारा जो इफ़ेक्ट हो रहा है ये क्या है, एक पोल्यूशन का पार्ट है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में. तो वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, उसके बाद में जो हम खाना बनाते हैं और जो भी हमारे डोमेस्टिक यूज़ है उसके लिए हम वाटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो बिना वाटर के हमारा काम नहीं चल सकता. उसके बाद में अगर इस इतने इसेंशियल पार्ट में इतने इसेंशियल जो एलिमेंट है जिसको हम डे बाय डे यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर पोल्यूशन हो गया तो एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ह्यूमन सोसाइटी पे, एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है. नाउ जो वाटर पोल्यूशन है वो पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में क्यों है? क्योंकि आप अगर एक एजुकेटेड पर्सन बनोगे, एजुकेटेड फ्यूचर बनोगे इंडिया का, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इन सारे चीज़ों पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, अब इसमें हाइड्रोलॉजिकल, तो हाइड्रोलॉजिकल इज़ नथिंग बट वाटर. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल में क्या होगा, वाटर होगा. अब वाटर जो है ये किस तरीके का एक साइकिल परफॉर्म करता है वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला, तो इसमें यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें देखना है कि वाटर रिजर्वायर कहाँ है. तो यहाँ पर ये रिवर के इसमें जनरली सीज भी वाटर रिजर्वायर होते हैं. उसके बाद में जो हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे लेक होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के वाटर रिजर्वायर होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास रिवर है और इस रिवर से यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन. तो फर्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन. तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का फर्स्ट प्रोसीजर है इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं, इस सन की एनर्जी की वजह से इनके अंदर हीट जनरेट हो जाता है. ठीक है, और जैसे ही इनको इतनी हीट मिल जाती है कि ये क्या कर सके, इवेपोरेट हो सके, यानी कि अपना फेज चेंज कर सके. तो ये लिक्विड फेज में अभी प्रेजेंट है यहाँ पे वाटर. जैसे ही इसका इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो लिक्विड फेज से वाटर कौन से फेज में, गैसियस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैसियस फेज में इवेपोरेट हो जाएंगे. इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन पे क्लाउड्स बनेंगे, यानी कि जो इवेपोरेट हुआ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और कंडेंस फॉर्म में एक जगह पे जमा हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्लाउड्स के फॉर्म में और वाटर वेपर के फॉर्म में सेकेंड स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन. ठीक है, अब ये जो कंडेंसेशन हुआ है यहाँ पर बादलों का, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन. अब यहाँ पर देखो अलग अलग प्रोसीजर्स यहाँ पे दिखा रहा है, अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग. तो कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बादल है, अब इनका ये जो सब्लिमेशन यहाँ पे दिखा रहा है ये लेक के वाटर का दिखा रहा है. ठीक है, लेक के वाटर का सब्लिमेशन, यानी डायरेक्टली जो है यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्नो टू वेपर, यानी कि इस पहाड़ के ऊपर क्या है, स्नो है, तो डायरेक्टली यहाँ पे स्नो से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, लिक्विड में इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा क्यों, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसीजर इन विच दी फेज ट्रांसफर इज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्नो है यही यहाँ पर पिघल के लेक और रिवर यहाँ पे बनाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो डिपोजिशन, तो ये डिपोजिशन किस चीज़ का हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्नो मेल्ट है, ठीक है, स्टोरेज इन स्नो एंड आइस। तो यहाँ पर ये जो जैसे जैसे इसका ये यहाँ पर जो स्नो जमा हुआ है, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगा वैसे वैसे ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक लेयर्स क्रिएट करेगा, उस लेयर में क्या होगा, ये स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, अब जो भी रेन स्नो फॉग है ये रेन के फॉर्म में यहाँ पर फिर से धरती पे क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब ये बादल यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में वाटर वेपर जब जमा है, उसके बाद में जब इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे जैसे इसके ऊपर एयर का प्रेशर क्रिएट होगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, यहाँ पर रेन के फॉर्म में जमा होगा। जैसे ही धरती पे रेन आएगा तो क्या होगा, प्लांट्स और ट्रीज क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन, यानी कि अपना फूड जनरेट करेंगे अपने लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। और कुछ वाटर जो है वो लेक में जाएगा, कुछ वाटर रिवर में जाएगा, और कुछ जो वाटर है यहाँ पर वो सॉइल में जो है अंडरग्राउंड वाटर के लिए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इसका फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन, यानी कि वाटर जो है वो जमा हो जाएगा ग्राउंड में जाने के बाद। ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, परफॉर्म होते रहता है। वैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो मेन स्टेप है वो यही है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपीरेशन। तो इस तरीके से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। तो ये जो वाटर पोल्यूशन है इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो यही है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर रिसोर्सेस, कि हमारे अर्थ पे कितने टाइप के वाटर रिसोर्सेस प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे अर्थ पे कितने टाइप के वाटर रिसोर्सेस प्रेजेंट है। तो जनरली वाटर रिसोर्सेस हमारे पास नेचुरल ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल वाटर रिसोर्स अभी तक हम बना नहीं पाए। अगर हम आर्टिफिशियल वाटर रिसोर्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इस पानी को सेव करना, वाटर को सेव करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन हम आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड वाटर नहीं बना सकते। अभी बना भी सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे देखो, नेचुरल जो हमारे पास वाटर के रिजर्वायर्स है तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर रिवर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसके जो फेजेस होंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फेज में वाटर हो सकता है। तो सॉलिड फेज में आइस होंगे। ठीक है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं जिसके वो पिघलते हैं और तभी समुद्र में, लेक में, रिवर में वाटर क्या होता है, जनरेट होता है। उसके बाद लिक्विड फेज में तो हमें पता ही है, रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में जो भी वाटर स्टोर होता है, रेन के फॉर्म में भी। उसके बाद गैशियस फॉर्म में कौन सा होता है वाटर, तो गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर गैशियस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसके रिजर्वायर्स है। तो अब हमें ये यहाँ पर पता है कि ये जो रिजर्वायर्स है इनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो वाटर रिजर्वायर्स है इनका यूज़ और इनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जिसके कारण क्या हो रहा है, इनकी यूज़ और इनका डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है
इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो यूज़ है उसे कम करना पड़ेगा और ऐसे कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि ये रिजर्वायर सेव हो सके, ठीक है। मेनी केमिकल्स सिप इनटू द ग्राउंड वाटर। अब ये क्या क्या जो है जो इस वाटर रिजर्वायर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये इस वाटर रिजर्वायर को, वाटर रिसोर्सेज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। उसके बाद में सेकंड क्या कर रहे हैं, केमिकल सिप्स इनटू ग्राउंड वाटर। तो जो कुछ ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये जो ग्राउंड वाटर है ये कहाँ से आया है, जब रेन होता है तो ये अर्थ में क्या करता है, अर्थ में जाके ये जमा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन। तो अर्थ में जाके जमा होने के बाद में इस ग्राउंड वाटर में अगर केमिकल डिस्चार्ज किया जाए, केमिकल लेबॉर्ट्रीज है, बहुत सारे केमिकल क्लासरूम्स है, बहुत सारे ऐसी जगह है, इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे इनका केमिकल्स का यूज़ होता है, तो अगर वो ग्राउंड वाटर में हमने जो है ज़मीन में अगर हमने उसको डाला तो क्या हो सकता है, वाटर रिसोर्सेज को खतरा हो सकता है। उसके बाद अदर जो कंट्रीब्यूटर्स है वो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। उसके बाद में सीवेज डिस्पोजल, तो जो भी हमारा सीवेज है, ठीक है, जो भी हमारा सीवेज है और जो भी हमारा जो डे बाय डे बहुत सारे टाइप के सीवेज हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी डोमेस्टिक हमारा कचरा निकलता है, ठीक है, ये सारों का अगर प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं हुआ तो उससे भी वाटर रिसोर्सेज को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी कुछ पॉइंट्स थे जो अभी हमने देखे। तो वाटर सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उसके बाद हमने देखा वाटर रिसोर्सेज। अब हम देखने वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो इकोलॉजी में प्रेजेंट है। तो जो इकोलॉजी है वो हम कहाँ की डिस्कस कर रहे हैं, एक्वेटिक यानी कि मरीन और यू कैन से वाटर, ठीक है। तो ये जो वाटर में प्रेजेंट जितने भी इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद प्लांट्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि सी में कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के फिश प्रेजेंट होते हैं, शार्क, वेल, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े एनिमल्स भी वहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोल्यूशन इंक्रीज होता है तो इसका डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए वाटर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में when water is the main source of habitat, such an ecosystem is called as aquatic ecosystem। अगर यहाँ पर वाटर जो है उसको अगर हमने मेन हैबिटेट यानी कि मेन इसका इकोसिस्टम का पार्ट अगर हमने वाटर को लिया है, तो यहाँ पर जब हम इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। नाउ इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरैक्ट, डिपेंड ऑन वन अनदर एंड देयर एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो हमने कहा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आएंगे, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स भी आएंगे, माइक्रोब्स भी आएंगे और साथ में और कौन कौन आएंगे इसमें, एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है। तो इनके ये जो ग्रुप्स है डिफरेंट टाइप के जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन वन अनदर
एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और डिपेंड करते हैं किस पे, वाटर पे और एक्वाटिक सिस्टम पे, एक्वाटिक सिस्टम पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन एक्वाटिक सिस्टम पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इसके बाद में एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हमें देखना है। तो ये पाया जाता है पॉन्ड्स में, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को भी पता है कि जहाँ जहाँ वाटर रहेगा वहाँ वहाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम पाया जाएगा। तो पॉन्ड्स में पाया जाता है। उसके बाद में फ्लड लैंड्स, जहाँ पर बाढ़ आती है, ठीक है, वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद में वेटलैंड्स, ऐसे लैंड्स जो क्या है, वेट है, ठीक है। तो ये वेटलैंड्स में जनरली उस लैंड के जो भी अर्थ सरफेस है उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप के फिश पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेक्स, ठीक है। ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब ये एटसेट्रा है, इसके साथ साथ और भी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम भी पाया जाता है जो कि सी में पाया जाता है। उसके बाद में ये देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है मरीन, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम, मरीन मतलब क्या, जो सी का पोर्शन है, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज विथ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू और अबव सी लेवल। तो इसमें वो सारे के सारे वाटर बॉडीज आ जाएंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि सी वाटर में भी क्या होता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। या तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो सी के, या तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मोर हो सी के, ठीक है। तो अगर इस टाइप के वाटर बॉडीज है तो उसे हम क्या कहेंगे, मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, मरीन इकोसिस्टम। उसके बाद में अगर दूसरा जो इसका पार्ट है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो पानी होगा, इसमें जो वाटर बॉडी होगा उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। लेस देन कितना होना चाहिए, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 6 ppT, ठीक है। तो इतना जो है सॉल्ट का पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो इतना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसे क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पार्ट 3 भी है, उसमें हमें लेना है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर देखो, जो मरीन इकोसिस्टम है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये हमने डे टू डे लाइफ में देखा भी है। बट दिस इज ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। इसमें जो वाटर रिसोर्सेस है उसका कंटेंट हमें, अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे, अगर सॉल्ट कंटेंट सी के जितना हो या सी से ज़्यादा हो तो उसे मरीन इकोसिस्टम कहेंगे। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 6 पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है, 6 पार्ट्स पर ट्रिलियन से कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहेंगे। लेकिन अगर उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा हो, बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, अगर उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे हम उसको, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 to, इसका जो कंटेंट होना चाहिए वो 5 to 35 ppt पार्ट्स पर ट्रिलियन, यानी 5 to 35 पार्ट्स पर ट्रिलियन के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में organisms in the aquatic ecosystem include broadly following, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ organisms के बारे में
इंफॉर्मेशन दी गई है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है न्यूस्टन, सेकेंड है पेरी फाइटॉन। दिस आर द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्लैंकटन, उसके बाद नेकेटॉन और उसके बाद बेंथोस। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के ये एग्जाम्पल्स है, तो ये क्या करना है, हमें याद रखना है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम किस किस से अफेक्ट होती है? ठीक है, तो ये अफेक्ट होती है सनलाइट से। ठीक है, उसके बाद ये अफेक्ट होती है फोटिक एंड अफोटिक जोन्स इसमें होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो फोटिक यानी कि जहाँ पर लाइट प्रेजेंट हो और अफोटिक यहाँ यानी कि जहाँ पर लाइट अब्सेंट हो। ठीक है, तो ये इस तरीके के दो जोन्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, उसके बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल, या ऐसा ऑक्सीजन होता है ये जो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और जिसको एनिमल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। और उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी कितनी है वाटर की, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उनका इकोसिस्टम, क्योंकि जितनी वाटर की ट्रांसपेरेंसी होगी सनलाइट उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, अंदर तक वहाँ पर पास होगा। उसके बाद टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे पोर्शन है जिसके ऊपर ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो सनलाइट हमें पता है कि सारे ही एनिमल्स को जो है सनलाइट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिश के लिए भी और वाटर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में प्रेजेंट है उनके लिए भी सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फोटिक एंड अफोटिक जोन, यानी कि ऐसे कुछ जोन्स जहाँ लाइट प्रेजेंट हो तो वो फोटिक जोन कहलाएंगे, जहाँ पे लाइट अब्सेंट हो, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है उसे अफोटिक जोन बोलेंगे। उसके बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसका लेवल कितना है ऑक्सीजन का, वो जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो वहाँ के एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट होगी और उनके नंबर्स भी कम होंगे। ठीक है, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन है, ऐसा हमें क्या होगा उससे पता चलेगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अगर वाटर में ट्रांसपेरेंसी कम हो गई तो उसमें क्या होगा, सनलाइट प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी एक मेजरमेंट है जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि वाटर पोल्यूटेड है या नहीं। उसके बाद टेम्परेचर अगर वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू केमिकल्स या फिर और अदर चीज़ों की वजह से, तो उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या होगा, अफेक्ट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या होते हैं, हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और फिर अगर उन्हें वाटर बॉडीज़ में इसी तरीके से डिस्चार्ज कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, जिसमें जो मेन स्टेप्स था हमारा, फर्स्ट क्या था, कंडेंसेशन, दूसरा क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा था इवेपोरेशन, दूसरा स्टेप था हमारा कंडेंसेशन, ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा क्या था, फोर्थ स्टेप था हमारा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, यहाँ पर था डिपोजिशन, उसके बाद में प्रेसिपिटेशन। तो हमारे स्टेप है, तो इवेपोरेशन में क्या है, वाटर वेपर, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसके बाद कंडेंसेशन में क्या होगा, वो जो है ऊपर जाके वाटर वेपर ठंडे होंगे, ठीक है, और प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। उसके बाद डिपोजिशन, तो जितना भी आइस मेल्ट हुआ है
वो क्या होगा, एक जगह पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, जो क्लाउड हमारे कंडेंस थे वो क्या करेंगे, रेन जो है अपने अंदर से क्या करेंगे, धरती पर जितनी भी बारिश होती है, ठीक है, वो इस मेथड से होती है, प्रेसिपिटेशन से। उसके बाद में अगर बारिश होती है, रेन ड्रॉप्स जो है धरती पर आते हैं, उसके बाद ट्रांसपीरेशन होगा, यानी कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड क्या करेंगे, वहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। और फिर ट्रांसपीरेशन के बाद में जितने भी ग्राउंड वाटर्स, जैसे कि वाटर है वो ग्राउंड में जाएगा, सी में जाएगा, कुछ वाटर इवेपोरेट भी हो जाएगा, तो बाकी के सारे प्रोसेस बाद में होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि वाटर रिजर्वर्स क्या कौन से हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि वाटर रिजर्वर्स में पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, पॉन्ड्स है, लेक है। और जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर रिजर्वर्स का जो यूज़ है, डिमांड है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हमने एक्वाटिक सिस्टम देखा। एक्वाटिक सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन देखा, किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन हमने देखा सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर सी जितना सॉल्ट है या फिर सी से ज़्यादा सॉल्ट है तो वो मरीन इकोसिस्टम, मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएंगे। उसके बाद में जिसमें 6 ppt से, मतलब जिसमें 6 ppt से कम होगा सॉल्ट कंटेंट, वो फ्रेश वाटर में आएंगे। और उसके बाद में जिसमें 3 to 35 ppt होंगे वो जो है ब्रैकिश वाटर में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देखा। कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे ऑर्गेनिज्म के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लैंकेटॉन, निकेटॉन, इस तरीके के कुछ हमने क्या देखे, एग्जाम्पल्स देखे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कुछ अफेक्ट करने वाले हमने क्या देखे, ऐसे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमने पार्ट्स देखे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है, टेम्परेचर, सनलाइट। उसके बाद में डिजोल्व ऑक्सीजन, जिसको DO भी बोला जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के। तो ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन हम लोग वाटर पोल्यूशन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।